बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली मोहम्मद। आप देख रहे हैं अली टेली। नासा के सरबराह ने कहा है कि चीन किसी दिन चांद पर उतर कर किसी मखसूस हिस्से को अपना इलाका करार दे सकता है। दुनिया की ताकतवर अक़वाम काफ़ी अरसे से खलाई बर्तरी के लिए कोशां हैं और बर्तरी की यही दौड़ बहुत से अहम सवालात को जन्म देती है। ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि चांद जैसे इजराम फल्की की मलकियत का दावा क्या रंग ला सकता है। ये भले एक साइंस फंक्शन की तरह ही लगता है, लेकिन हम चांद और मरीख जैसे फल्कियाती जिसाम को अपनी नौबादियात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी खलाई इदारे नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद मौजूदा दिहाई के आखिर तक चांद पर एक बेस कायम करना है और आइंदा दिहाई में वहाँ पर मज़ीद तहकीकाती मराकज़ का क़याम है। चीन की कौमी खलाई एडमिनिस्ट्रेशन और रूस की वफाकी खलाई एजेंसी रूसको ने आइंदा दिहाई में चांद पर अपनी अलग अलग तनसीबात की तमीर का ऐलान कर रखा है। चांद की इसी की मलकियत नहीं है। खलाई नौबादियात का इम्कान चांद बड़े सवालात को जन्म देता है। इनमें सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आया कौमें या कंपनियां हकीकत में चांद और दीगर फल्कियात जिसाम की मालिक हो सकती हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में इंटरनेशनल पब्लिक लॉ के सरबराह स्वेक्स के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। इस बारे में वजाहत करते हुए इनका कहना था एक कौम चांद पर झंडा गाड़ सकती है, लेकिन इसका कोई कानूनी मानी या नतीजा नहीं हो सकता। ये बैरूनी खलाई मुआहदे में शामिल है, जहाँ ये लिखा है कि कोई भी मुल्क चांद पर ख़ुद मुख्तियारी का दावा नहीं कर सकता, ऐसे अपना इलाका नहीं बना सकता। इस ज़मन में मज़ीद एक अहम वजाहत करते हुए स्वेक्स का कहना था कि इस कानून का दायरा 11 मास्क की स्पेस एक जैसी नई कंपनियों तक भी फैलाया हुआ है। उन्होंने कहा, हम यहाँ बैनुल-अक़वामी कानून के बारे में बात कर रहे हैं। रियासतों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों में अपने शहरियों और निजी कंपनियों पर कानून लागू करें। क्या ये चांद की जुज़वी मलकियत हासिल की जा सकती है? यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस सूरत में क्या होगा जब लोग चांद से मवाद निकालें? क्या वो इस मवाद के मालिक हैं और इसे बेच सकते हैं? स्वेक्स के मुताबिक ये कशीदगी का एक बड़ा नुक्ता है। स्वेक्स के बकौल मुल्क X या Y कह सकते हैं कि इन्हें चांद को कौमी इलाका करार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो चांद या मरीख से निकाले गए मवाद के मालिक होने और इन्हें ज़मीन पर वापस फ़रोख्त करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये तनाव 1967 के बैरूनी खलाई मुआहदे की शेक 2 के मुख्तलिफ कानूनी तशरीआत का मरहून मिन्नत है। इस शेक में कहा गया है कि खला, चांद और दीगर फल्कियाती जिसाम समेत खुद मुख्तियारी के दावे के ज़रिए इस्तेमाल, कब्ज़ा या किसी और तरीके से कौमी इख्तिसास के ताबे नहीं है। स्वेक्स के मुताबिक अगरचे ये शेक वाज़े तौर पर चांद को एक फल्कियाती जिस्म के तौर पर रखने का हवाला देती है, ताहम मुख्तलिफ वकला की मुख्तलिफ तशरीआत हैं कि आया ये शेक कौमों या कंपनियों को चांद के कुछ हिस्सों को तिजारती इस्तेमाल के लिए रखने की इजाज़त देती है। अगर वाकई चांद के कुछ हिस्सों का फ़ायदा उठाना मुमकिन है तो क्या मुनाफा बांटने की ज़रूरत है? क्या ये पहले आइए पहले पाइए का मामला है? इन मसाइल से मुतल्लिक़ कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ के सदर काई यू श्रूगल के मुताबिक बैरूनी खलाई मुआहदा वाज़े तौर पर कहता है कि कोई भी चांद से लिए गए मवाद का मालिक नहीं हो सकता। उन्होंने इस बारे में बताया, इसमें कोई खामियां नहीं हैं। बैरूनी खलाई मुआहदे की जानबूझ कर गलत तशरीआत की गई हैं। वो कौमें जो निजी अनासर की ज़िम्मेदार हैं को सिर्फ़ ये कहना है आप इन वसाइल के मालिक नहीं हो सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। खला की अदम मलकियत पर इत्तफ़ाक़ यूरोपीय अक़वाम की तरफ से अफ्रीका के हिस्से बखरे करने के बाद 1884 और 1885 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस से अब तक इंसानियत ने एक तवील सफ़र तय किया है। ऐसे आलमी मुआहदे की मौजूदगी में जिसके मुताबिक चांद पर इलाकों का मालिक होना एक बड़ा ख्याल है, चांद की नौबादियात का मुस्तकबिल कम खून का प्यासा नज़र आता है। स्वेक्स के मुताबिक हर कोई बैरूनी खला को तलाश करना चाहता है, इसलिए बैनुल-अक़वामी ताउन के अजीम तर फ़ायदे की बैनुल-अक़वामी आगाही है।
مبصرین اکثر خلائی تحقیق کو عالمی امن کے لیے امید کی کرن کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں معاہدوں کو پابندی کے ساتھ تعاون کا استحکام بخشا جاتا ہے، اور زیادہ تر ممالک خلا میں اس ہم آہنگی کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ بیرونی خلائی معاہدہ سرد جنگ کے دوران بین الاقوامی کشیدگی کا انتہا پر کامیاب سے طے پایا تھا۔ اب یوکرین میں جنگ پر کشیدگی کے باوجود روسی خلا باز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر مغرب کے خلا بازوں کے ساتھ نشانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ خلا میں تعاون کب تک؟ اگرچہ یہ بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس لا کے صدر شروگل اس بات سے متفق ہیں کہ بڑی بین الاقوامی خلائی طاقتوں نے استعمار سے سیکھا ہے، تاہم وہ پھر بھی خلا میں بین الاقوامی تعاون کی طویل مدت کے بارے میں کم پر امید ہیں۔ اگرچہ معاہدوں نے ایک بنیادی بین الاقوامی اتفاق رائے قائم کرنے میں مدد کی ہے، لیکن خلائی تحقیق پر کچھ اخلاقیات ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ اس سال کے شروع میں ناسا کے سربراہ بل نیلسن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چین کسی دن چاند پر اتر سکتا ہے اور کسی مخصوص حصے کو اپنا علاقہ قرار دے سکتا ہے۔ چین نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے خلا میں امن اور اسے غیر فوجی رکھنے کی اپنے عزم پر دوبارہ زور دیا ہے۔ شروگل نے کہا کہ تمام خلائی طاقتیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب خلا اور فلکیاتی نظام میں انارکی ہوگی۔ خلا میں انارکی کا خیال بالکل وہی تھا جس کی وجہ سے بیرونی خلائی معاہدہ ہوا، جب خلائی طاقتوں کو یقین نہیں تھا کہ ان میں سے ہر ایک کیسے ترقی کرے گا۔ ہمیں اس صورتحال میں اب اس رستے کو تبدیل کرنے کی غلطی نہیں کرنی۔